लंदन में अमेरिका के एक साइबर एक्सपर्ट ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में भारत के चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स की हैकिंग का दावा किया है। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी में लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया गया कि भारत में ईवीएम हैक हो सकती है। एक अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने इस कार्यक्रम में दावा किया कि चुनाव में ईवीएम हैक की गई थी। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में सैयद शुजा ने अपना मुंह ढका हुआ था, यानी वो अपनी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखना चाहता है। Can you tell us a little bit now? This story that you've been telling us, you've been out of India since 2014. Yes. Now, is it your belief that what happened, as you are claiming, in 2014, has continued to happen? It is happening as we speak. The Madhya Pradesh, Rajasthan, and Chhattisgarh election. If we wouldn't have my team, who's still in India, they intercepted the transmission. With that interception, we still, like I said, we don't have too much of resources, but we still wanted to see how free and fair the election could be possible. With the help of that transmission interception, the election results were very close in Madhya Pradesh. One seat was up, one seat was down. If Election Commission agrees to count the VVPAT, the entire one of it, you will see a complete discrimination between the EVM data and the VVPAT data. हैरत इस बात पर है कि इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल मौजूद थे। वो उस पार्टी के नेता हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद से हर इलेक्शन हारने पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती रही है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं। आयोग इस मामले में कानूनी कार्रवाई के पहलुओं पर विचार कर रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की इस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त को भी न्योता देने का दावा किया गया। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि कपिल सिब्बल को जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बुलावा आया था और वो निजी तौर पर वहां शामिल होने गए थे, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस खुद अब सवालों में घिर गई है। हैकर सैयद शुजा ने दावा किया कि बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे को ईवीएम हैक किए जाने की जानकारी थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। उसने ये भी दावा किया कि 2014 में हैकिंग की वजह से कांग्रेस 201 सीट हारी थी और गौरी लंकेश हैकिंग की इस खबर को छापने वाली थी, इसीलिए उनकी हत्या की गई। अब जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, क्या वो इन आरोपों पर कुछ सफाई देंगे या इसकी पुष्टि करेंगे? लेकिन निशाना इससे बड़ा है। सवाल है कि क्या ईवीएम के नाम पर 2019 के लोकसभा चुनाव को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है? अरुण जेटली ने इन आरोपों पर ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा है, क्या चुनाव आयोग और चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगे लाखों लोग इस गड़बड़ी में शामिल थे? यूपीए के कार्यकाल में हुए चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। ये पूरी तरह बकवास है। जेटली इस वक्त इलाज के लिए अमेरिका में है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और लिखा, पहले रफाल डील में गड़बड़ी की बात की, फिर 15 उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने की बात कही और अब एक और झूठ लाए हैं, ईवीएम हैक थे। क्या कांग्रेस को लगता है कि जनता इतनी भोली है कि किसी भी उल्टी सीधी बात को सच मान लेगी? कांग्रेस का पागलपन अब बढ़ते बढ़ते खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। कपिल सिब्बल जी ने खुद ने स्पष्ट किया है कि वो वहां पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आशीष रे, जो ये पत्रकारों के संगठन के ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो गए उस निमंत्रण के आधार पे और भी कुछ काम के साथ इस काम को देखने दी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2014 में एनडीए की जीत के बाद से ही देश में ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए। अब हालात ये हैं कि जो चुनाव हार जाता है वो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लग जाता है और जो जीत जाता है वो चुप्पी साध लेता है। लंदन की मीडिया कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन वहां कपिल सिब्बल की मौजूदगी सवाल उठाती है। हमें लगता है कि कांग्रेस ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, बल्कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग को कुछ भारत विरोधी ताकतों ने हैक कर लिया है। ये ईवीएम जहाँ से बन के आती है वो देश भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। कई देश जो चुनाव कराते थे ईवीएम से, अब उन्होंने ईवीएम से कराना बंद कर दिया है। तो एक विचार है लोगों का, सही विचार है। जिस ईवीएम के आधार पे हर राजनीतिक दल जीता है या हारा है, कांग्रेस तो कई बार जीती है, क्या उन्हें शोभा देती है? वो भी विदेश में बैठकर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर में ऐसे प्रश्न उठाना।
और एक हमारे नेता की मृत्यु को इसके साथ जोड़ना, कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है? कोलकाता में ममता बनर्जी की महारैली के बाद विपक्ष के 4 नेताओं की कमेटी भी बनाई गई है, जो ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग से बात करेगी। यानी 2019 के लोकसभा चुनाव को बदनाम करने के लिए हर मोर्चे पर काम हो रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अंग्रेजी मैगजीन कारवा के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस की अर्जी दी है। दिल्ली की अदालत इस पर आज सुनवाई करेगी। कारवा मैगजीन ने विवेक डोभाल पर नोटबंदी के बाद कमैन आइलैंड में कंपनी रजिस्टर्ड कराने और उसके जरिए भारी निवेश करने का आरोप लगाया था। इसी रिपोर्ट को नोटबंदी से जोड़ते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने डोभाल परिवार पर सवाल उठाए थे और विवेक डोभाल की GNY एशिया फंड कंपनी की तुलना डी कंपनी से की थी। They are using me, they are attacking me to target bigger people. They are to attack my brother, my father. विवेक डोभाल ने कहा कि GNY एशिया फंड कंपनी नोटबंदी के बाद नहीं बल्कि 2013 में ही बन गई थी। कारवा और जयराम रमेश के आरोपों पर वो सारे सबूतों के साथ कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। I have given all the facts at my disposal. All the accusations that they have actually made are in my complaint, etc. And I have laid in front of them all the details in front of the court. Now the matter is sub judice. बीकानेर लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के सामने वाड्रा और उनकी मां को पेश होना होगा। बीकानेर लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां को 12 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी के सभी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। इस स्टेज पर जब केवल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की स्टेज है, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए और इसी बिंदु पर एक जजमेंट भी मैंने साइट किया और कोर्ट ने उसको पढ़ा और उससे कन्विंस हुए। प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीद की जांच कर रहा है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। पहली बार 21 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी आज सुबह वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दोपहर 12:15 बजे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ एक अहम बैठक है। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी 30 प्रमुख लोगों के साथ लंच करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर चुकी हैं। जैसे योगी जी बता रहे थे कि पहले 1 दिवसीय होता था, फिर 2 दिवसीय हुआ, 3 दिवसीय हो गया। योगी जी ये 3 दिवसीय नहीं, ये तो 6 दिवसीय हो गया, क्योंकि 21 से 23 तक तो पीबीडी चलेगा। 21 को यूथ पीबीडी, 2 दिन मेन पीबीडी, एक दिन प्रधानमंत्री जी रहेंगे, अगले दिन राष्ट्रपति जी रहेंगे। लेकिन 24 को हम सब आपके आमंत्रण पर प्रयागराज पहुंच जाएंगे। फिर 25 को दिल्ली दर्शन होगा और 26 को गणतंत्र दिवस परेड का दर्शन होगा। तो 21 से 26 तक दिस पीबीडी इज फ्रॉम 21st to 26th। 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाराणसी में 3 दिन के सम्मेलन के बाद प्रवासी भारतीय 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे। पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर होने वाली रैली को बीजेपी ने रद्द कर दिया है। 8 फरवरी को ब्रिगेड मैदान पर पीएम मोदी की रैली होनी थी। पीएम मोदी अब 8 फरवरी को आसनसोल में रैली करेंगे। इसके अलावा 28 जनवरी को ठाकुर नगर और 2 फरवरी को सिलीगुड़ी में पीएम की रैली होगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक पीएम मोदी एक हफ्ते के अंदर 3 रैलियां करेंगे। इसीलिए फिलहाल ब्रिगेड मैदान पर रैली रद्द की गई है। पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह की रैली के साथ बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटों में 22 पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। ममता सरकार ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। पश्चिम बंगाल में अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच शहमात का खेल जारी है। मालदा में रैली के लिए शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति न देकर पहले ममता बनर्जी ने बाजी मारी।
तो अब अमित शाह ने ममता को उन्हीं के गढ़ में उन्हीं के दांव से मात दे दी। सबके हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, लेकिन अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। यही है ममता जी की तानाशाही। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के मालदा में रैली करेंगे। पहले मालदा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर मरम्मत का हवाला देकर शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी। बीजेपी की शिकायत के बाद अब मालदा प्रशासन ने होटल गोल्डन पार्क के पास ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति दे दी है। टीएमसी के लोगों को डर लगता है, ममता जी को डर लगता है। जितना रोकेंगी उतनी ताकत से जनता हमारे साथ आएगी। वहीं ममता बनर्जी ने सफाई दी कि शाह के हेलीकॉप्टर को सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। जुबान पर लगाम दिखती नहीं, लेकिन होनी जरूर चाहिए, नहीं तो नफरत और बदजुबानी जीना मुश्किल कर सकती है। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली साधना सिंह को जुबानी सवासेर मिल गया है। मुरादाबाद की ठाकुरद्वार सीट से बीएसपी के पूर्व विधायक विजय यादव ने साधना सिंह के सिर के बदले इनाम का ऐलान किया है। विजय यादव ने साधना सिंह का सिर कलम करने वाले को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बीजेपी विधायक साधना सिंह जी ने जो आदरणीय बहन जी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है, हम मांग करते हैं कि वो 48 घंटे के अंदर देश की महिलाओं से आदरणीय बहन जी से माफ़ी मांगें, और यदि वो 48 घंटे में माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हम अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं से इकट्ठा करके जो उनका सर कलम करके ला कर देगा 50 लाख रुपए उसको इनाम देंगे। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने लिखित बयान जारी कर खेद जताया था। कर्नाटक में राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 विधायकों के झगड़े की खबरों ने विवाद की आग में घी का काम किया है। कर्नाटक कांग्रेस ने विधायक जैन गणेश को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी विधायक आनंद सिंह के साथ मारपीट की बात से इनकार किया है। कांग्रेस का दावा है कि आनंद सिंह गिरने की वजह से घायल हुए। आनंद सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जेएन गणेश के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। कांग्रेस की तरफ से आई सफाई में कहा गया है कि बीजेपी जानबूझकर झूठ फैला रही है। कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें कृष्णा गौड़, केजे जॉर्ज और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वरा शामिल हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी ने भी चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही बीएसपी विधायक रामबाई सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे हालात हो सकते हैं। दमोह से विधायक रामबाई का कहना है कि इलाके की जनता की मांग है कि दोनों बीएसपी विधायकों को मंत्री बनाया जाए। मध्य प्रदेश में उनके दम पर ही कांग्रेस की सरकार चल रही है। सम्मानीय आदरणीय बहन जी के सहयोग से बनी, जब उनने समर्थन किया इनको तभी इनकी सरकार बनी। तो हम चाहते हैं कि हम 2 विधायक हैं और हम 2 विधायकों की मांग नहीं है हमारी, हम दोनों विधायकों के क्षेत्र की जनता की मांग है कि आज अगर ऐसे मौका पे आप लोगों के लिए मंत्री नहीं बनाया तो कब बनाएंगे। और हम नहीं चाहते कि कर्नाटक जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में हो। हफ्ते का पहला दिन आतंकियों के लिए काली सुबह लेकर आया। सोमवार को सुरक्षा बलों ने कुछ और आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। चरार शरीफ के जीन पांचाल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में 53 राष्ट्रीय राइफल्स, बडगाम पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। आतंकियों की जानकारी के बाद कल सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कार्रवाई से घबराए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में मारे गए। तो पाकिस्तान लगातार भारतीय राजनयिकों को परेशान कर रहा है। कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसकी नापाक हरकतें जारी हैं। पाकिस्तान कैपिटल अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा है। पाकिस्तान का आरोप है कि उच्चायोग में बनाए गए नए कंपाउंड के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए बिना ही इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। इसके अलावा 15 जनवरी को भारतीय हाई कमीशन के 2 स्टाफ से पूछताछ की गई। अधिकारियों ने भारत में पाक उच्चायोग में हुई एक कथित घटना के बारे में पूछा।
पूछताछ के बाद अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई। भारत ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सामने शिकायत की है। भारत ने कहा, राजनयिकों के साथ इस तरह का बर्ताव वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 का उल्लंघन है। कि दिल्ली एनसीआर में कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है और ये आज भी जारी रह सकती है। दिल्ली और एनसीआर में सोमवार दोपहर शुरू हुई बारिश आज भी जारी है। बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है और आने वाले 2 से 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। हालांकि शीतलहर की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं केदारनाथ में बर्फबारी जारी है। इससे पुनर्निर्माण के कार्यों में परेशानी आ रही है। तो ये क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? एक इंडियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी अफेक्ट कर रहा है। वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में वो बहुत हेवी स्नो सब दे रहा है। उनके साथ साथ उनका असर इवन प्लेन्स में भी पड़ा है। और यूपी के जौनपुर में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक के दोनों हाथ काट दिए गए। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के जौनपुर में उधार के पैसे मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। राकेश नाम के युवक के दोनों हाथ काट दिए गए। मामला सुजानगंज थाने इलाके का है, जहां राकेश बिंद ने राम आसरे को 30,000 रुपए उधार दिए थे। 9 जनवरी को जब राकेश ने राम आसरे से अपने पैसे की मांग की तो उसके पहले जमकर पिटाई की गई। उसके बाद धारदार हथियार से हाथ काट दिए गए। आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। घायल राकेश के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल राकेश बीएचयू अस्पताल में भर्ती है। राम आसरे ने, उसके बाद मैं जान नहीं पाया किससे काटा, किससे क्या किया। मैं पूरा बेहोश हो गया। रेलवे पटरी से दूर यहाँ दूर उधर ही हमको फेंका था। तब सुबह में आदमी बटुआ देखा तो ले गया एम्बुलेंस से।